हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। हम रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रिंसिपल एचएम एग्जाम्स के लिए। यूपीएसएससी की ये वैकेंसी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। इसमें ऑलरेडी एक यूनिट कंप्लीट हो चुका है, यूनिट नंबर 12। 12वां यूनिट कंप्लीट हो चुका है और जो 11वां यूनिट है उसकी भी 4 क्लासेज हो चुकी है। एक क्लास बाकी है और वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें जो 11वां यूनिट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो ही पार्ट है जो अब आगे आपको आज देखने को मिलेगा। जेम जीएसटी ये वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बाकी है जो अभी कंप्लीट करवाएंगे। आज जो डिस्कस करेंगे हम अब इसमें क्या है कि जो आपका पार्ट 3 है, खंड थर्ड, उसको तो हम साथ में लेके चल ही रहे हैं। यूनिट 12 11 10 9 8 7 6 वो तो चलेगा ही, लेकिन साथ में करंट अफेयर्स भी लेके चलेंगे। और करंट अफेयर्स इसलिए क्योंकि फिर ऐसा नहीं है कि हम बाद में फिर इकट्ठा करंट अफेयर्स पढ़ लें। ये एक डे बाय डे प्रोसेस है करंट अफेयर्स। और ये अभी जैसे देश दुनिया में जो चीजें चल रही है हमारे स्टेट में या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो अभी वो चीजें कुछ कुछ हमारे ध्यान में भी है और उनको साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे, तो वो हमारे लिए और बेनिफिशियल रहेगा। और फिर इस पे हम प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। अभी से ही जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट होता है उसका प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाएंगे। आज जो डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट में, उसमें डिस्कस करेंगे हम स्टेट। यूनिट फर्स्ट में हमें दे रखा है स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स। ये कोई देखने को छोटी लाइन लग रही है, लेकिन इसमें जो लिख रखा है सामयिक घटनाएं, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। इसके बाद में इसमें एक और टॉपिक दिया हुआ है पर्सन इन न्यूज, चर्चित व्यक्ति। अब वो चर्चित व्यक्ति, किसी को अवार्ड मिला है, किसी ने कोई बुक लिखी है, या स्पोर्ट्स के फील्ड में है, स्पोर्ट्स इसमें अलग से भी दिया हुआ है, या कोई प्रेसिडेंट बने हैं, कहीं राष्ट्रपति बने हैं, तो वो इसमें आता है क्वेश्चन। एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पिछले एक डेढ़ महीने का जो करंट अफेयर्स है, हम इसका रेफरेंस पिछले एक डेढ़ महीने से लेके चल रहे हैं। बाकी जो प्रैक्टिस टेस्ट करवाएंगे उसमें पिछले 3 महीने से शुरू करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। लेट्स बिगिन। जो साथी इससे जुड़ना चाहते हैं कोर्स से, तो वो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं myupsc.in, या फिर इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर और है, उस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, यूनिट वाइज और फुल लेंथ दोनों। उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ में मिलेगा। आपके कंप्लीट सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, उनकी वीडियोस क्लासेस, जैसे अभी हम ये क्लास कर रहे हैं वैसे ही सभी जो भी, चाहे पूरा यूनिट है, सब टॉपिक, कुछ भी इसमें हम नहीं रखेंगे और बाद में फिर आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इंग्लिश मीडियम के लिए भी 17 जुलाई से ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, 17 जुलाई से। लेकिन इंग्लिश मीडियम में हम एक चीज क्लियर करना चाहेंगे आप साथियों के साथ में, जो कंटेंट है, जैसे आपको जो नोट्स मिलेंगे वो इंग्लिश में मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट है वो तो बाइलिंगुअल होता है वैसे भी, तो प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रखेंगे, बाइलिंगुअल रखेंगे। इसके साथ में जो डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ है वो इंग्लिश में मिलेगा। वीडियोज का रहेगा, वीडियोज जैसे हम क्या है कि जो टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में ही बताते हैं जनरली, हिंदी में तो समझा देते हैं लेकिन इंग्लिश में बताते हैं, लिखते भी इंग्लिश में ही है। बाकी वीडियो तो ये जैसा वीडियो है देख लीजिएगा वैसे ही वीडियोज मिलेंगे, अलग से नहीं है कि वो पूरा इंग्लिश पे अलग बनेगा हिंदी पे अलग बनेगा, वो नहीं होगा। बाकी ये जैसे इसमें पढ़ाया जाएगा वैसे ही होगा। और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है वो डिस्कस कर रहे हैं हम एज पर सिलेबस। ब्लू दो डॉट्स एआई पहल, ब्लू डॉट्स एआई एआई पहल है, ये क्या है? अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये ब्लू डॉट एआई पहल का पूरे स्टेट लेवल पे इसको शुरू किया है। और पहला जो इसके तहत शुरू किया है ये मुजफ्फरनगर में, इसका पहला जेएफसी जो संयुक्त सुविधा केंद्र है, जॉइंट फैसिलिटी सेंटर, ये कहाँ पे शुरू किया है? मुजफ्फरनगर से शुरू किया है। लेकिन इसके साथ साथ इसको पूरे, इसको सभी 18 जो मंडल हैं उनमें ये लागू कर दिया गया है। ब्लू डॉट्स एआई, इस पहल को किस लिए शुरू किया गया है? इसको एक तो एम्प्लॉयमेंट,
एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार है, और वो भी लोकल एम्प्लॉयमेंट, स्थानीय रोजगार के लिए शुरू किया है ब्लू डॉट्स एआई पहल। और इसके साथ साथ लोकल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एमएसएमई, जो एमएसएमई है उसको बढ़ावा देने के लिए ये पहल का राज्यव्यापी शुरू किया गया है पूरे स्टेट लेवल पे। और अब ये 18 पूरे मंडलों में लागू किया है। इसका जो पहला जॉइंट फैसिलिटी सेंटर है, संयुक्त सुविधा केंद्र, वो मुजफ्फरनगर में शुरू किया है। इसमें एमएसएमई के लिए शुरू किया है। एमएसएमई आप सभी जानते होंगे, एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होता है एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम इसको कहा जाता है। और इसमें एमएसएमई में क्या होता है? जो माइक्रो है, दिस वन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसमें जो माइक्रो है उसमें जो निवेश किया जाता है वो 1 करोड़ का टर्नओवर से शुरू होके और 5 करोड़ तक रहता है माइक्रो में। दूसरा जो स्मॉल है, माइक्रो के बाद में स्मॉल है, इसमें निवेश रहता है 10 करोड़ से शुरू होता है और वो 50 करोड़ तक रहता है। फिर जो मीडियम है, इसमें 50 करोड़ से और 250 करोड़ तक का रहता है। ये थोड़ा सा आपको एडिशनल वैल्यू पॉइंट बताए हैं हमने। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है इसमें। ब्लू डॉट्स एआई, इसका किससे संबंध है? स्थानीय रोजगार और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। और इसका जो पहला सुविधा केंद्र है ये मुजफ्फरनगर में। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो जियो स्पेशल तकनीक है उस पे आधारित है। ये किस पे आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जियो स्पेशियल, भूस्थानिक जिसे कहते हैं। इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जियो स्पेशल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप जानते होंगे, लेकिन जियो स्पेशल इसका मतलब है कि नौकरियां जो हैं वो सीधे आपके मोबाइल मैप पे दिखाई देंगी। ये जो भूस्थानिक है, जियो स्पेशल, इसका मतलब यही है कि आपको जो रोजगार है वो सीधे आपके मोबाइल मैप पे, ऐप नहीं मैप है, मोबाइल का में जो मैप है, आप जैसे अपनी लोकेशन पे मैप ओपन करेंगे तो इसके इसके थ्रू आपको आपके घर के आसपास जहां जहां नौकरियां हैं वो दिखाई देंगी आपसे संबंधित। ये इंपॉर्टेंट था। और इसमें एक और जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है, यूपी का स्किल डेवलपमेंट मिशन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, इसके नेतृत्व में संचालित हो रही है ये पहल। और इसको जो ग्लोबली परामर्शदात्री जो संस्था है वो है अर्न्स्ट एंड यंग। इसमें एक दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन इसके साथ जुड़ा है, और दूसरा अर्न्स्ट एंड यंग ये। और इसके अलावा एक एक स्टेप फाउंडेशन और हेड हेल्ड हाई फाउंडेशन, वो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये दो ही है, हमें ध्यान रखना है। तो ये क्लियर हो गया होगा ब्लू डॉट एआई पहल। नेक्स्ट है रामायण वैक्स म्यूजियम। रामायण वैक्स म्यूजियम सांस्कृतिक और पर्यटन की ग्लोबल जो नगरी है अयोध्या, उसमें स्थापित किया गया है ये। और ये किसके तहत किया गया है? इसमें जो हमें ध्यान रखना है, रामायण वैक्स म्यूजियम ये पीपीपी मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उस मॉडल पे, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत इसको निर्मित किया जा रहा है, रामायण वैक्स म्यूजियम। और इसका अभी रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसमें जो दुनिया भर के पर्यटक आते हैं प्रभु श्री राम के यहाँ पे, तो उनके लिए रामायण वैक्स संग्रहालय ये एक अट्रैक्शन का केंद्र बनने जा रहा है। और अयोध्या के जो परिक्रमा मार्ग है वहां पे भी इसमें इसके ही जो ये एसटीपी है म्यूजियम, इसके निकट इसको इस संग्रहालय का है जो भूमि पूजन वगैरह ये सब हो चुका है। अब इसका कितने फेस में होगा? तो जो पहला फेस है इसका, रामायण वैक्स म्यूजियम का पहला फेस, ये राम कथा को समर्पित है। किसको? राम कथा। फर्स्ट फेस राम कथा को समर्पित है इसमें। और राम इसमें लगभग 10,000 स्क्वायर फुट में फैला ये पहला चरण है जो लगभग पूरी तरह से राम कथा पे आधारित है। और इसमें 45 सजीव मॉडल हैं, उनके साथ जनता के लिए शुरू किया जा रहा है। और इसमें जैसे सीता स्वयंवर, वनवास, लंका दहन, इस तरीके के 35 हिस्टोरिकल जो सीनरीज हैं, पिक्चर हैं, उनको पूरा एक सजीव
जो लाइव कहा जाता है, लिविंग उस तरीके से दर्शाया गया है। अगला जो चरण आएगा इसमें, पहला फेस है रामायण राम कथा। सेकंड जो इसका अगला फेस आएगा, दूसरा फेस, वो भगवान कृष्ण की लीलाओं पे आधारित होगा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पे आधारित होगा। और इस संग्रहालय का दूसरा फेस, जिसमें अ, और इसका जो दूसरे फेज के बाद में जो फेज आएगा, उसमें फिर पार्क, रेस्टोरेंट, ये सब जो नेशनल मशहूर हस्तियां हैं उनकी प्रतिमाएं स्थापित करने का प्लान है। 2 साल के भीतर भीतर ये बनने का टारगेट है इसमें। इसका ये जो संग्रहालय बन रहा है, रामायण वैक्स म्यूजियम, इसके जो विजनरी हैं, या जो इसके डायरेक्टर हैं इस संग्रहालय के, वो कौन है? जो एक प्रसिद्ध मोम मूर्तिकार हैं, सुनील कंडालुरु, सुनील कंडेलू या सुनील कंडालुरु, सुनील कंडालुरु, वो इसके मेन विजनरी, इसमें जो मूर्ति काम कर रहे हैं वो हैं इसके डायरेक्टर। थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद में आता है यूपी स्मॉल लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव 2026। उत्तर प्रदेश में पहली बार लाइव स्टॉक होता है। ये जो पशु गणना है उसको कहा जाता है। ये पशुपालन डिपार्टमेंट से संबंधित है ये। उत्तर प्रदेश में पहली बार पशुपालन विभाग और जो डायनेमिक रिसर्च एजुकेशन एंड मैनेजमेंट सोसाइटी है, इसके दोनों का ज्वाइंट तत्वाधान में ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में। तो हमसे पूछा जाए यूपी स्मॉल लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव, तो ये कहाँ हुआ है? लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। जो इसमें छोटे मोटे जो पशुपालक हैं, या वो जो पशुपालक क्षेत्र हैं, उनका एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, रोजगार हो, या फिर पशुपालकों की आय में वृद्धि हो। और ये मेनली किसके लिए है? यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस, और उसमें एक एक्स्ट्रा ऐसा दे दिया जाएगा जो इसमें संबंधित नहीं है। तो मेनली ये भेड़, बकरी और सुअर के लिए है। भेड़, बकरी और सुअर पालन से जुड़े जो हितधारक हैं, उनको, उनके लिए है ये। अब इसमें मेन यही है मुख्य रूप से। हमको एक और कोई जानवर ऐड इसमें ऐड कर दिया जाए तो वो ध्यान रखना है। ये मेनली तीन ही है, भेड़, बकरी, सुअर। गंगोत्री से गंगा सागर काउंटडाउन, गंगोत्री से गंगा सागर काउंटडाउन, प्रयागराज से दशाश्वमेध घाट, जो दारागंज, उसमें ये इंटरनेशनल जो योगा दिवस था, इंटरनेशनल योग डे 2026, इसके उपलक्ष्य में ये गंगोत्री से गंगा सागर काउंटडाउन कार्यक्रम का सक्सेसफुल आयोजन हुआ है। गंगोत्री से गंगा सागर का कब किया गया है? 16 जून को, 16 जून 2026। इसमें डेट पूछी जा सकती है हमसे कि हाल ही में गंगोत्री से गंगा सागर काउंटडाउन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। वो कब किया गया है? 16 जून 2026 को। किस उपलक्ष्य में? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। और ये कार्यक्रम आप जानते हैं, गंगोत्री मतलब उत्तराखंड, वहां से गंगा सागर कहाँ तक है? पश्चिम बंगाल तक। जो पवित्र गंगा नदी है, उसकी यात्रा को रेखांकित करते हुए इसका आयोजन किया गया है। और इसके जो मेन कार्यक्रम आयोजन हुए थे वो प्रयागराज में इसके आयोजन किए गए थे, प्रयागराज में। त्रिवेणी कॉन्क्लेव 2026, त्रिवेणी कॉन्क्लेव 2026, इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। कहाँ पे? इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है, इसका आयोजन। और ये डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग, इसका जो त्रिवेणी कॉन्क्लेव है, इसका मेन थीम क्या है? डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग, डी थ्री है, ये ध्यान रखना है इसमें। और इसका जो मेन उद्देश्य है, त्रिवेणी कॉन्क्लेव किस लिए किया गया है? सुशासन, संस्कृति और उत्तर प्रदेश का जो एक प्रोग्रेस है, प्रगति है, उसको डिजिटली वैश्विक पटल पे लाना, दुनिया को बताना कि अब उत्तर प्रदेश में ये डी3 हो रहा है। डी3 मतलब डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग। और इसका उद्देश्य क्या है? सुशासन, संस्कृति और उत्तर प्रदेश की प्रगति को डिजिटल माध्यम से दुनिया भर के पटल पे लाना है। और इसको
जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने संबोधित किया था अभी रिसेंटली। इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यही है, डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग, इसकी थीम यही थी, त्रिवेणी कॉन्क्लेव। और इसमें निवेश भी बढ़ाना इसका टारगेट है। और निवेश में आप जानते हैं जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वैसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज ये भी शुरू हो रहा है। अ, उत्तर प्रदेश में अब मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सरकारी ये बढ़ के टोटल 83 हो चुके हैं। पहले 41 थे प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अब 83 हो चुके हैं। तो त्रिवेणी कॉन्क्लेव D3 लखनऊ में। विंड प्रोक्योरमेंट चैंपियन सम्मान, विंड प्रोक्योरमेंट चैंपियन सम्मान, ये उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसके फील्ड में ये एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। भारत सरकार का जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश को ये प्रतिष्ठित विंड प्रोक्योरमेंट चैंपियन अवार्ड मिला है। अभी हाल ही में किस राज्य को विंड प्रोक्योरमेंट चैंपियन सम्मान से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश को किया गया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये जो अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को, तो ये इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था गोवा में। कहाँ पे? गोवा में इसका आयोजन किया गया था, गोवा। और उत्तर प्रदेश को ये पुरस्कार विंड एनर्जी के फील्ड में मिला है। जो पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, उसके क्षेत्र में दिया गया है। अभी प्रेजेंट की देखे जब हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब लगभग उत्तर प्रदेश में जो विंड एनर्जी है ये 5,805 मेगावाट इसमें है। चाहे राज्य द्वारा, अब तक जो भारतीय सौर ऊर्जा निगम है या जो पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है उसके माध्यम से लगभग 5,805 मेगावाट पवन ऊर्जा कैपेसिटी का प्रबंधन किया जा चुका है। नेक्स्ट है इसमें महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, विमेन फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। इसमें फाइनेंशियल सिक्योर जो अप्रूवल है वो कौन दे रहा है? इसकी जो वित्तीय स्वीकृति है महिला किसान सशक्तिकरण योजना की, इसकी जो भारत सरकार का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो, और उसमें भी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके तहत संचालित महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है ये। तो ये ध्यान रखना होगा। एक तो हमको ध्यान रखना है इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय। दूसरा इसमें डे NRLM, डे NRLM मतलब डे क्या है इसमें? डे NRLM है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और इसी के तहत संचालित किया जा रहा है महिला किसान सशक्तिकरण प्रोजेक्ट। इसमें स्पेशली जो ST वर्ग से हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, ST, उनकी महिला किसानों को एग्रीकल्चर फील्ड में सशक्त करना हो, उनको मॉडर्न और जो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है जिसे कहते हैं स्थायी खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उससे जोड़ा जाए और उनका एक इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट किया जाए ST वर्ग के लिए, वो पूरा इसमें फोकस रखा गया है। तो ये ध्यान रखना है ST वर्ग के लिए। और इसमें ग्रामीण विकास विभाग जो जारी कर रहा है और भारत सरकार द्वारा जो जारी किया जा रहा है, तो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसमें टोटल 14,16,000 की धनराशि में से भारत सरकार द्वारा जो सेंटर का अंश है वो टोटल में से 8,30,000 ये भारत सरकार का है, और बाकी का जो 5,56,000 है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है। टोटल इसमें कितना स्वीकृत है? 14,16,000। डिजिटल लेबर चौक, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो लेबर हैं, श्रमिक हैं, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो, रोजगार हो और डिजिटल सुशासन को बढ़ावा मिले,
इसकी दिशा में ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका शुभारंभ किया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। और ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो जनपद हैं उनमें फर्स्ट रेस्पोंडर्स जो प्रथम दाता हैं उनकी एक मजबूत टीम तैयार की जाए। और नहीं, इसमें इसमें जो है ये अभी इसको शुरू किया गया है जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है 12 जून को, 12 जून 2026 को उस टाइम पे ये लॉन्च किया गया है। इसमें जो ये ऐप है, इस प्लेटफॉर्म पे जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनके आधार पे जो श्रमिक या जो निवेशक हैं, नियोजक हैं, उनकी डिजिटल मैपिंग करेगा ये ऐप। और श्रमिकों को उनकी जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग रोजगार मिलेगा। और अभी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में एक ई श्रम पोर्टल है जहां पे लगभग 8 करोड़ श्रमिक और जो यूपी बीओसीडब्ल्यू बोर्ड है उसमें लगभग 1.93 करोड़ निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगभग 10 करोड़ श्रमिक इससे इस नए प्लेटफॉर्म से लाभान्वित हो सकेंगे। नागरिक सुरक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री ने अभी ये केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में जो नए सृजित जनपद हैं उनके स्वयंसेवकों के लिए यहाँ पे एक कोर्स का शुभारंभ किया था, सिविल डिफेंस बेसिक ओरिएंटेशन कोर्स। और अब ये नागरिक सुरक्षा विभाग का सभी जो 75 जनपद हैं सभी में विस्तार कर दिया गया है। नागरिक सुरक्षा विभाग पहले ये जो सिविल डिफेंस है ये 14 जिलों में था, 14 जिलों तक सीमित था, लेकिन अब इसको पूरे 75 जिलों में, 75 जनपदों में इसका विस्तार कर दिया गया है। और ये करेगा क्या? नागरिक सुरक्षा विभाग जैसे आपातकालीन कौशल विकास है, इसके द्वारा जो स्वयं सेवक है उनको फायर फाइटिंग का सिखाया जाएगा, आधुनिक कैसे बचाव कर सकते हैं, दुर्घटना या कोई आपदा है उसके टाइम पे घायल को तत्काल मदद मिले, उसको फर्स्ट एड मिले, सीपीआर मिले, जो जीवन रक्षक तकनीक है वो सिखाए जाएंगे यहाँ पे इसमें। और ये अब पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जनपदों में कर दिया गया है। राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज, राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज ये किसके लिए है? जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जो उत्तर प्रदेश का स्टेट आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इन दोनों का संयुक्त समन्वय से ये शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश में कितनी जगह शुरू किया गया है? 44 जगह ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जो सेंसिटिव हैं बाढ़ को लेके, जो फ्लड है उसको लेके। और उसकी ये मॉक ड्रिल, मॉक एक्सरसाइज पूरे स्टेट लेवल पे की जा रही है। तो ये हमसे पूछा जाए राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज, तो ये बाढ़ से निपटने के लिए है। लखनऊ में इसका शुरुआत किया गया था। नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नया न्यू रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, अभी रिसेंटली जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने ये रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर इसका उद्घाटन किया है लखनऊ में। और इसमें क्या होगा, जैसे देश में 2014 में केवल 17, 2014 का 17 डॉपलर वेदर रडार थे देश में, टोटल 17 डॉपलर वेदर रडार थे, अभी प्रेजेंट में 50 हैं। और 50 तो ऑलरेडी हैं, इसके अलावा 50 और नए प्रपोज्ड हैं। ये प्रस्तावित है 50 नए, और 50 अभी हो चुके हैं बढ़ के, टोटल पहले 17 थे, अभी प्रेजेंट में 50 है, 50 नए प्रपोज हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो स्वचालित मौसम स्टेशन है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ये 132 से बढ़ के और अब 140 हो चुके हैं।
बिजली गिरने की जो सटीक घटनाएं हैं उनका टाइमली पता चल जाता है। तो जो लाइटनिंग सेंसर है, पहले उत्तर प्रदेश में एक भी लाइटनिंग सेंसर नहीं था, जीरो था। और अभी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में 7 लाइटनिंग सेंसर हैं। इसका जो हमारा आईएमडी है, मौसम विज्ञान विभाग भारत का, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, 1875 में। और आईएमडी के जो रीजनल सेंटर हैं, जैसे अभी लखनऊ में शुरू हुआ है, वैसे ही कहाँ कहाँ है इसके, पहले से ऑलरेडी, पहले से इसके मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कलकत्ता, गुवाहाटी, जम्मू, नागपुर, यहाँ पहले से ही है। और अब लखनऊ का भी नाम इसमें जुड़ गया है। अब टोटल 8 हो चुके हैं। पहले 7 थे, अब 8 हो गए हैं। 7 कौन से? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर, गुवाहाटी और जम्मू कश्मीर, ये 7 थे। भारत में मौसम विज्ञान के जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वो 7 थे, अब 8 हो गए हैं। इजी कनेक्ट फ्लाइट्स, इजी कनेक्ट फ्लाइट्स ये कहाँ से शुरू किया गया है? एयर इंडिया ने किया है। किसने? इजी कनेक्ट फ्लाइट्स ये एयर इंडिया ने शुरू किया है। किसके साथ? एयर इंडिया ने। भारत सरकार का एक नया मॉडल है, हब एंड स्पोक। कौन सा मॉडल है? हमसे पूछा जाए इजी कनेक्ट फ्लाइट्स किस मॉडल के तहत शुरू की गई है, तो ये हब एंड स्पोक, हब एंड स्पोक, ये एक विमानन मॉडल है। इसके तहत इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू की गई है, और जिसमें बनारस में, वाराणसी में इस पहल की शुरुआत हुई है। और वाराणसी ये पहला शहर बन गया है इसमें शामिल होने वाला। तो इजी कनेक्ट फ्लाइट्स वाराणसी इस पहल में शामिल होने वाला पहला सिटी बन गया है। और इससे क्या होगा कि जो भारत सरकार का हब एंड स्पोक ये विमानन मॉडल है, इसको इजी कनेक्ट उड़ानों के रूप में लॉन्च किया है। और यहाँ से अब जो टायर 2 टियर 3 शहर हैं, उनकी भी अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी होगी। अभी तक तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, या फिर कुछ शहर हैं, जयपुर और गिने चुने एक दो सिटी सिटी और हैं। लेकिन अब जो टियर 2 टियर 3 हैं, उनका भी होगा। और यहाँ से 17 कनेक्टिविटी की जाएंगी ये सेवा से। लंदन, फ्रैंकफर्ट, रोम, मिलान, ज्यूरिक, सिंगापुर, कुआलालंपुर, मनीला, रियाद, दुबई, फुकेट, ये 17 जगह सेवाएं शुरू की जाएगी यहाँ से। तो ये ध्यान रखना, इजी कनेक्ट फ्लाइट्स वाराणसी से। और ये हब एंड स्पोक। विश्व दुग्ध दिवस सप्ताह अभी रिसेंटली मनाया है, 1 से और 7 जून 2026 को उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। सभी जितनी भी गौशालाएं हैं वहां ये अभियान चलाया गया था। और इस योजना के तहत इसमें जो अ, निराश्रित गोवंश हैं उनके संरक्षण के लिए कई चीजें, निर्णय लिए गए हैं इस मौके पे जब ये आयोजन किया गया है। एक तो जो मुख्यमंत्री सहभागिता योजना है, देसी गायों के जो पालन है उसके लिए जागरूकता करने के लिए मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। और इसके तहत अभी प्रेजेंट में हर गोवंश पे 1500 हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है। और इसी क्रम में जो 4 निराश्रित गोवंश लेने वाले किसान है या पशुपालक है, उनको 4 किस्तों में 72,000 रुपए, 4 किस्तों में 72,000 रुपए की वित्तीय सहायता ये दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो गोवंश की सुरक्षा है उसके लिए जो मनरेगा है, अभी वीबी जीराम जी हो गया है, इसके माध्यम से जो डीएम है, जिला अधिकारी, उनके द्वारा पशु शेड निर्माण की भी व्यवस्था की जाएगी। ये यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे। विश्व दुग्ध दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। किस लिए किया गया है? ये एक जागरूकता अभियान है गौशालाओं के लिए। और इसके साथ जो सभी गौशालाएं हैं उनमें स्वच्छता, पशु कल्याण या गौ संवर्धन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिले। और इसके लिए देसी गाय हैं उनके पालन के प्रति जनता को जागरूकता बढ़े, उनको कुछ हेल्प मिले। तो मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, इसके तहत अभी प्रेजेंट में हर एक गोवंश पे 1500 रुपए पर महीने
हर महीने की आर्थिक सहायता दी जा रही है एज पर मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। और इसी में अगर 4 निराश्रित गोवंश हैं, कोई किसान लेता है, कोई पशुपालक लेता है, 4 जो निराश्रित गोवंश हैं, तो उनको 72,000 रुपए की 4 किस्तों में सहायता दी जाएगी। और इसके अलावा जो गोवंश हैं उनकी सुरक्षा के लिए वीबी जीराम जी, इसके माध्यम से जो जिलाधिकारी हैं वो पशु शेड का निर्माण की व्यवस्था करेंगे। डिफेंस सोलर प्रोजेक्ट, डिफेंस सोलर प्रोजेक्ट है, इससे अब मंजूरी मिल चुकी है। डिफेंस सोलर प्रोजेक्ट सीतापुर, सीतापुर रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में के सीतापुर में ये बैटरी से चलने वाला बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से 250 मेगावाट का जो सौर ऊर्जा परियोजना है, इसको मंजूरी दे दी है। और देश में ये पहला बड़े पैमाने पे रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजना है, 250 मेगावाट सीतापुर में डिफेंस सोलर प्रोजेक्ट। और इसका जो अ, अ, इसको पूरा जो देख रेख काम है, ये किसके तहत किया जाएगा, किसकी योजना है? तो इसमें जो अ, एक बिड लगा था, ऐसे ही नहीं देते हैं किसी को प्रोजेक्ट, बिड लगा था और बिड के थ्रू इसमें फिर एनटीपीसी को मिला है प्रोजेक्ट, एनटीपीसी को ये प्रोजेक्ट दिया गया है, एनटीपीसी इसको दिया गया है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, एनटीपीसी का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। प्रोजेक्ट गंगा, प्रोजेक्ट गंगा ये किस लिए शुरू किया गया है? डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल एम्पावरमेंट, इसके लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और डिजिटल सशक्तिकरण के लिए, डिजिटल एम्पावरमेंट एंड रूरल एम्पावरमेंट। प्रोजेक्ट गंगा का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, डिजिटल सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया गया है। इसमें इसका उद्देश्य है जो लास्ट माइल, अंतिम छोर तक जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचे, हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो ब्रॉडबैंड की। और जो शहर और गांव उनके बीच में जो डिजिटल गैप है वो कम किया जाए। अभी भी गांव में मोबाइल पे इंटरनेट तो चलते हैं, लेकिन डिजिटली ब्रॉडबैंड उसके लिए है। और इसको कौन कर रहा है, इस प्रोजेक्ट को कौन देख रहा है? तो प्रोजेक्ट गंगा है, इसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लस हिंदुजा ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप ये मिलके देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और हिंदुजा ग्रुप मिलके संचालित कर रहे हैं इसको। 20 लाख से ज्यादा परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। इसमें रोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। और इसका जो पहला फेस है प्रोजेक्ट गंगा का, जो फर्स्ट फेस है, इसमें 8,000 से और 10,000 डिजिटल उद्यमी तैयार किए जाएंगे, और जिनमें 50% महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। ये स्टेटमेंट बेस पूछा जा सकता है, हाल ही में शुरू किया गया प्रोजेक्ट गंगा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें रोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पहले फेज में 8 से 10,000 डिजिटल उद्यमी तैयार किए जाएंगे, और उनमें भी 50% भागीदारी महिलाओं की होगी। हो सकता है हमें ट्रैप करने के लिए वो 33% दे दे 50% की जगह एग्जाम में। 100वां रामसर स्थल, ये आने वाले उत्तर प्रदेश के लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाना है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ये 100वां रामसर स्थल बन गया है। कौन सा? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। अभी विश्व पर्यावरण दिवस था 5 जून को, 5 जून को आता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। इसके अवसर पे उत्तर प्रदेश के बलिया में, बलिया में ये जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, या इसको सुरहाताल के नाम से भी पूछा जा सकता है, इसको ऑफिशियल तौर पे भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया, पूरे देश का 100वां रामसर स्थल ये 5 जून को घोषित किया है बलिया उत्तर प्रदेश में, जयप्रकाश नारायण
पक्षी अभयारण्य, भारत ने जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है, इसको रामसर कन्वेंशन के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व है उसका जो 100वीं आर्द्र भूमि है, वेटलैंड, इसके रूप में नामित किया है। पूरी दुनिया में अब कितनी रामसर साइट हैं? 2595। और ये डेटा चेंज होता रहता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जब रिवीजन करवाएंगे आपका एग्जाम से एक महीने पहले, तो रिवीजन में हमारा मेन फोकस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस वो डेटा रहता है जो बदल चुका है, जैसे हमने पिछले 5 महीने में पढ़ाया या 6 महीने में पढ़ाया जो एग्जाम से पहले। तो फिर हम देखते हैं कि कौन सा डेटा चेंज हो गया है, उसको अपडेट करते हैं। तो आपको ये याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ सोमवारामसर स्थल बलिया उत्तर प्रदेश ये याद रखना है। और जो ये वेटलैंड है, ये ऑक्सबो लेक है एक, जो सुराताल है ये ऑक्सबो लेक है। पूरे 12 मासी झील है, नेचुरल है ये। और इसका आकार ऑक्सबो झील मतलब एक यू शेप्ड की इसमें जल इकट्ठा होता है। जो नदी अपना रास्ता बार बार बदलती है उसी वजह से ये शेप बनती है, यू शेप, ऑक्सबो। एक क्वेश्चन ब्रिक्स का हमारे एग्जाम में आना है। भारत ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है। ब्रिक्स का कहाँ हो रहा है इस बार? 2026 का भारत में हो रहा है। और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग ब्रिक्स के जो वर्किंग ग्रुप हैं उनकी बैठक हो रही है। जैसे कल्चरल वर्किंग ग्रुप है, इसकी कहाँ पे बैठक हुई है? तो भारत ने ये दूसरी जो ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह है इसकी बैठक हुई है अभी रिसेंटली वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में इसकी ये दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक हुई है। ब्रिक्स पे पूरा अलग से डिटेल में भी बताएंगे। इसका जो पहला था, भारत शुरू से ब्रिक्स का जो सांस्कृतिक कूटनीति फ्रेमवर्क है उसमें सक्रिय रहा है। इससे पहले भी दो ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों की मेजबानी कर चुका है भारत, 2016 में गोवा में और 2021 में ब्रिक्स की मेजबानी की थी नई दिल्ली में। मैचिंग में पूछा जा सकता हमसे, 2016 में गोवा में हुआ था ब्रिक्स, 2021 में नई दिल्ली में। ब्रिक्स है इसमें सभी जानते हैं ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये इसमें मेंबर हैं। इसके अलावा इसमें अब नए मेंबर भी ऐड हुए हैं। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, ये कंप्लीट पूर्ण मेंबर बन चुके हैं। यूपी पंचायती राज विभाग की 3 डिजिटल पहल हैं, उनको राष्ट्रीय रोल मॉडल माना है। अभी रिसेंटली भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो सर्वश्रेष्ठ पहल है उनको नेशनल जो कंपोडियम है उसमें उत्तर प्रदेश की 3 पहलें जिनको एज ए रोल मॉडल माना है, राष्ट्रीय रोल मॉडल। और वो 3 कौन कौन सी है? पहली है एआई बेस्ड, एआई आधारित जो पंचायती गेटवे पोर्टल है, एआई आधारित पंचायती गेटवे पोर्टल। दूसरा जो है इसमें जो ग्राम सचिवालय है उसमें आधार केंद्रों की स्थापना, आधार सेंटर ग्रामीण जो ग्राम सचिवालय हैं उनमें। और तीसरा है जो डिजिटल है, डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस से वित्तीय स्वावलंबन, टैक्स चोरी का रुकना या पंचायतों में स्वयं की आय में बढ़ोतरी होना, इस तरह की चीजें इसमें है तीनों में। तो ये 3 ध्यान रखना है। हमसे हमें हो सकता है 4 ऑप्शन दे दे, 5 दे दे और पूछा जाए इनमें से किसको राष्ट्रीय रोल मॉडल के रूप में शामिल किया है। एआई आधारित पंचायत गेटवे पोर्टल, ग्राम सचिवालयों में आधार केंद्रों की स्थापना और डिजिटल गवर्नेंस से वित्तीय स्वावलंबन। देश की पहली नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण कहाँ हुआ है? अभी रिसेंटली देश की ये पहली है नौसेना शौर्य वाटिका। इस शौर्य वाटिका में सभी युद्ध सामग्री और उपकरण इसमें रखेंगे। और
इसका कहाँ पे किया है? लखनऊ में किया गया है इसका लोकार्पण। ये ध्यान रखना है, इसका लोकार्पण लखनऊ में किया गया है। और आपकी जानकारी में होगा, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का भी निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से ब्रह्मोस का भी लखनऊ में हो रहा है। नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज और केंद्रीय परिषद के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो आयुष चिकित्सा पद्धति है और जो एक साइंटिस्ट रिसर्च है, इसको ग्लोबल मानकों के अनुरूप डेवलप करने के लिए नई दिल्ली में आयुष भवन है, वहां पे नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ और जो केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद है नई दिल्ली, इसके बीच में एक एमओयू पे साइन हुए हैं। और इसके माध्यम से दोनों जो संस्थान हैं होम्योपैथी के क्षेत्र में साक्ष्य आधारित चिकित्सा प्रणाली मजबूत करना, एविडेंस बेस्ड चिकित्सा प्रणाली। उत्तर प्रदेश में इतने ग्राम प्रधान है, ये प्रशासक के रूप में गांवों की कमान संभालेंगे। ये उत्तर प्रदेश का जो एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए जो ग्रामीण विकास की गति को निर्बाध रूप से वर्तमान में जो अभी प्रेजेंट में ग्राम प्रधान है, इनको अस्थायी रूप से संबंधित ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। हालांकि ये मामला अभी ऑनरेबल कोर्ट में गया है। प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2026 अभी रिसेंटली मई में इसकी घोषणा हुई है संसद रत्न पुरस्कार की। और संसद रत्न पुरस्कार समिति की जो अध्यक्ष हैं एडवोकेट प्रियदर्शनी, इसके अध्यक्ष कौन है? जो अवार्ड देते हैं संसद रत्न पुरस्कार समिति, इसकी अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष है एडवोकेट प्रियदर्शनी राहुल। 12 सांसदों का चयन हुआ है इसमें, जिसमें से 10 तो इसके लोअर हाउस के हैं और 2 अपर हाउस के हैं। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, जिसके जनरल इलेक्शन होते हैं, और अपर हाउस मतलब राज्यसभा। तो 10 लोकसभा के और 2 अपर हाउस राज्यसभा के, जिसमें से उत्तर प्रदेश से जगदम्बिका पाल को मिला है, ये नाम शामिल है। ये उत्तर प्रदेश के काफी वरिष्ठ नेता हैं और जो डुमरियागंज लोकसभा है वहां से चुनाव लड़ते हैं, सांसद हैं जगदम्बिका पाल। इनको ये मिलेगा प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में हम चर्चा कर रहे हैं। और ये जो इसका आयोजन है अभी इसी महीने नई दिल्ली में किया जाएगा, और 16वां है ये संसद रत्न पुरस्कार, 16वां है इस बार का। रीडिंग आवर और DEAR कैंपेन की योजना, ये क्या है? उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा है, इसके ढांचे में एक सुधार लाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के उद्देश्य से स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये सेशन है 2026-27 का सत्र, इसके आरंभ के साथ ही स्कूलों में अब जो पढ़ने की संस्कृति है उसको मजबूत करने के लिए राज्य के सभी जितने भी स्कूल हैं वहां पे रीडिंग आवर, समाचार पत्र पढ़ना पढ़ना हो, और जो एक DEAR है कैंपेन, इसको अनिवार्य कर दिया है। तो ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के जो बेसिक और माध्यमिक शिक्षा है दोनों के लिए है ये रीडिंग आवर और DEAR। और इसमें DEAR है जो ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड। DEAR क्या है? ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड। मतलब वीक में एक निश्चित टाइम पे ये निर्धारित किया जाएगा जिसमें स्कूल के सभी विद्यार्थी और शिक्षक अपनी पसंद की पुस्तकों का मौन पठन करेंगे। DEAR ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड। इसमें जो मॉर्निंग असेंबली है, इसमें छात्रों को समाचार वाचन ये अनिवार्य हिस्सा बनाया जाएगा। और जो रीडिंग चैलेंज है वो रहेगा इसमें प्राइमरी लेवल पे सुपर 20, और जो अपर प्राइमरी लेवल है वहां पे सुपर 30। ये रीडिंग चैलेंज की शुरुआत की जा रही है। और फिर साल के अंत में इसमें एक अवार्ड भी मिलेगा, चैंपियन रीडर ऑफ द ईयर। जो भी छात्र छात्रा हैं उनको दिया जाएगा ये। जलदूत ऐप, जलदूत ऐप है ये, मानसून से पहले प्री मानसून के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में जो भूजल स्तर है इसकी डिजिटल मैपिंग इसके लिए है ये जलदूत ऐप।
डिजिटल मैपिंग और भूजल का एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण, ये युद्ध स्तर पे संचालित किया जा रहा है। ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें जो सभी जिलों के जो उपायुक्त हैं उनको भी डायरेक्शन दी गई है कि मेजरिंग टैप का उपयोग इसमें जरूरी करें, जलदूत ऐप के थ्रू। और भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने डेवलप किया है ये जलदूत ऐप। भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय उसके द्वारा विकसित है जलदूत ऐप, और इसके माध्यम से एकत्रित किए जा रहे ये आंकड़े जो भी हैं आगे फ्यूचर में जल संरक्षण के लिए, या जो डार्क जोन है जहां संकट है पानी का, वहां पे इनको यूज लिया जाएगा। अगर आप में से कोई साथी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 9314। वैसे आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप निश्चिंत रह के, और जो मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसको पढ़िए। पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे, इसका रिवीजन भी करेंगे, और आपको कोई बुक वगैरह कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब आपको जल्दी ही और बाकी के नोट्स भी एक दो दिन में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जो स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर, जो हमारे सिलेबस में, या कंप्यूटर, आईसीटी, हिंदी, इंग्लिश, ये सब। और फिर हम इसका तैयारी करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे साथ के साथ, और प्रैक्टिस करते रहेंगे। ई नगर सेवा मोबाइल ऐप है, ये डिजिटल गवर्नेंस इसको मजबूत करने के लिए ये शुरू किया गया है। ई नगर मोबाइल ऐप नगर विकास विभाग है उत्तर प्रदेश का, इसने इसकी शुरुआत की है लखनऊ में जो नगर निगम है वहां से। और अभी प्रेजेंट में ई नगर सेवा पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 763 जो स्थानीय नगर निकाय हैं उनकी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। और इनके जरिए चाहे आप प्रॉपर्टी टैक्स या म्यूटेशन नामांतरण है, या फिर जो जल और सीवर का जो संयोजन है, ट्रेड लाइसेंसिंग है, शिकायत निवारण है, उनका लाभ उठा सकते हैं ई नगर सेवा मोबाइल ऐप के थ्रू। ई नगर सेवा पोर्टल है मोबाइल ऐप, ये एक सॉफ्टवेयर समाधान है। और इसको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी उत्तर प्रदेश द्वारा इसको विकसित किया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।